सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, जहां पर स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को मंत्र दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में हमने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में छाप छोड़ी। अब इनोवेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 1-2 नहीं बल्कि 9 बार पूछताछ के लिए समन भेज दिया है, लेकिन केजरीवाल 8 बार पूछताछ जाने से इनकार कर चुके हैं। समन के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल आखिर जांच एजेंसी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। इधर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एक बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी सहयोगी लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुना दी है। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस महाकुंभ का आगाज 18 मार्च को हुआ था। आज था समापन समारोह और समापन समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने स्टार्टअप के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने की कोशिश की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि देश अब 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। पीएम का मिशन, स्टार्टअप इंडिया का इनोवेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और इसी का नतीजा है कि 2014 के बाद से देश में स्टार्टअप का तेजी से विकास हुआ और अब पीएम मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने स्टार्टअप की ओर से लगाए गए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन प्रदर्शनी को देखा। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी ने लोगों को मंत्र दिया और कहा कि देश में स्टार्टअप का विकास तेजी से हो रहा है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं। हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स, इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी। ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को। हमारी बेटियां कटिंग एज इनोवेशन से देश की समृद्धि की तरफ ले जा रही है जी। 3 दिवसीय महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए, जिन्होंने अपने प्रयोगों और सफलता की कहानियों से न सिर्फ लोगों को चकित किया, बल्कि कुछ नया सोचने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसमें एआई, फार्मा, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक और ऐसे कुल 10 थीम पवेलियन में चिकित्सा, शिक्षा, सेवा, कृषि, खेल उद्योग समेत परिवहन, सुरक्षा और कई मामलों को लेकर देश की बढ़ती तकनीकी दक्षता को दर्शाया गया। इसी तरह महाकुंभ में 1000 से अधिक निवेशक और 20 से अधिक देशों के दर्शक भी पहुंचे। इसमें दिग्गज जोमेटो, नौकरी.com, फ्लिपकार्ट, अन्य यूनिकॉर्न स्टार्टअप शामिल हुए तो नवोदित भी, जो तेजी से देश के लोगों की जरूरत बनने की राह पर हैं। इस महाकुंभ के माध्यम से सभी को सीखने सिखाने का मौका भी मिला। इसमें चकित करने वाला एआई पवेलियन भी रहा। ये आयोजन देश भर में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा निवेशक, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 3000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि, 10 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि मंडल, 3000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमी और 50,000 से ज्यादा व्यावसायिक विजिटर्स ने मेजबानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया, तो लोकसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर जा रहे हैं। कल यानी कि 21 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर भूटान रहेंगे। भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम यानी कि नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है उस पर जोर देने को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए न केवल दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस भूटान यात्रा से चीन को भी कड़ा संदेश दे सकते हैं। पीएम मोदी का भूटान दौरा, चीन को लगेगा झटका। देश में चुनावी गर्माहट बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। लगातार प्रचार अभियान कर रहे हैं और इस प्रचार अभियान के बीच में पीएम मोदी 2 दिन के लिए भूटान दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भूटान की राजधानी थिम्पू में तैयारियां जोर से चल रही हैं। मोदी सरकार हमेशा से पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देती रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले भूटान के दौरे पर गए थे। वहां के संसद भवन को संबोधन किया था। और जब देश में चुनावी माहौल गर्म है, तो उस बीच पीएम मोदी भूटान जा रहे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी अपनी इस भूटान यात्रा से चीन को भी कड़ा संदेश भेज सकते हैं। भूटान की सीमा भारत और चीन दोनों से सटी हुई है, जो कि एक बफर स्टेट का काम करता है। ऐसे में चीन हर वो कोशिश करता है कि भूटान उसके पाले में आ जाए। हाल के दिनों में चीन ने भूटान में अपनी दखल को भी बढ़ाया है। भारत के लिए भूटान रणनीतिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिहाज से भी अहम है। 2014 में $484 मिलियन के बीच कारोबार, 8 से 9 सालों में दोनों के बीच 3 गुना कारोबार हुआ। 2022-23 में $1606 मिलियन कारोबार हो गया है। भूटान के कुल व्यापार का 73% है। पीएम मोदी की भूटान यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट सामने आया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और भूटान एक अनूठी और स्थायी साझेदारी साझा करते हैं। ये साझेदारी आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना में निहित है। भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने के अनुरूप है। 21 और 22 मार्च को अपने राजकीय यात्रा में पीएम मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनके पिता जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पीएम की इस यात्रा में भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए साझेदारी को आगे ले जाने और उसे मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन सीएम अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। केजरीवाल की याचिका पर आज अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मोहलत तो मिली, लेकिन राहत नहीं मिली। दो हफ्तों की मोहलत, गिरफ्तारी से नहीं राहत। समन पर सवाल, क्यों भाग रहे केजरीवाल। हाईकोर्ट में सुनवाई, सियासी पारा हाई। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में सीएम केजरीवाल को अब तक ईडी ने 9 समन जारी किए हैं और केजरीवाल समन से बचना चाहते हैं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल को हाईकोर्ट से मोहलत तो मिली, लेकिन राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल से कहा,
आप ईडी के सामने पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अदालत ने केजरीवाल से कई सारे सवाल पूछे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेश कैत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा, आप पेश क्यों नहीं हो रहे? आपको पेश होने से कौन सी चीज रोक रही है? इसके जवाब में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा वो पेश हो जाएंगे लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। सिंघवी ने संजय सिंह के केस का हवाला दिया और बताया कि कैसे उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि वो ईडी को लगातार अपना जवाब दे रहे हैं। ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि हमें जवाब देने के लिए कोई भी तारीख दे दी जाए जिसमें हम बताएंगे कि ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है, बल्कि इसमें नोटिस तक जारी नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने पूछा कि आपको पहला समन कब मिला था? इस मामले में अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? ईडी ने कहा कि अभी तक 15 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। अब तक 700 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन गिरफ्तार केवल 15 को किया है। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए और कहा कि समन गैर कानूनी है। अब कोर्ट इस पर फैसला करेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। जांच से भागते अरविंद केजरीवाल, आज कोर्ट ने भी आपको आईना दिखा दिया और आप खुद गए थे कोर्ट रिलीफ लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ने आपको बता दिया कि जांच एजेंसी के सामने जाना होगा, जांच का सामना करना होगा और तभी सच सामने आएगा कि शराब घोटाले का सच क्या है। दिल्ली की जनता जानती है कि एक बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला हो उसमें, इस सच को आप भी जानते हैं, लेकिन जानबूझकर जिस सम्मन को आप अवैध बताते रहे, आज कोर्ट ने आपको बता दिया कि सम्मन वैध है, आपको पेश होना पड़ेगा और सच जनता के सामने आएगा ही। केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की किसी भी कार्रवाई पर फिलहाल कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, लेकिन ईमानदारी का सबूत देने के बजाय अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी से बचते दिखाई दे रहे हैं। वो भी तब जब शराब घोटाला मामले में उनकी पार्टी के 2 कद्दावर नेता फिलहाल जेल में हैं और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।